नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस कलाकार की कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, उन्हें पूरे 12 साल लग गए खुद को इस मुकाम तक ले जाने में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिनका फर्श से लेकर अर्श तक का सफर कैसा रहा मैं बताऊंगी आप लोगों को। किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, किन परेशानियों का उन्होंने सामना किया। सीरियसली उनकी लाइफ की ये स्टोरी हम लोगों को सच में बहुत मोटिवेट करती है। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फिल्मी सफ़र पर चलते हैं, मेरे साथ सुनते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें उनकी फिल्मी सफ़र की और उनकी चुनौतियों और परेशानियों और समस्याओं के बारे में, जिनसे कैसे उन्होंने सामना किया और कैसे वो इस मुकाम पर पहुँचे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुदना गांव में हुआ। 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे हमारे सिद्दीकी साहब। पर गांव में प्राइमरी एजुकेशन के बाद कुछ खास करने के लिए था नहीं। इवन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है, हमारे गांव के लोग सिर्फ 3 चीजें जानते हैं, पहला गेहूं, दूसरा गन्ना और तीसरा गन। उसके बाद उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांड विश्वविद्यालय से बीएससी केमिस्ट्री में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद तुरंत उन्हें जॉब मिल गई वडोदरा गुजरात में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। वहां उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया। फिर एक दिन अचानक अपने एक दोस्त के साथ एक गुजराती नाटक देखने गए। उस नाटक ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सोच लिया कि वो कर क्या रहे हैं, ये तो उनका काम है ही नहीं, वो इसके लिए नहीं बने हैं। फिर क्या था, दिल ने कहा, जनाब ने नौकरी छोड़ी, उठाया बैग और पहुंच गए दिल वालों के शहर दिल्ली। दिल्ली तो आ गए, कोई प्लान नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या करना है। एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, पर उससे कुछ काम बन नहीं रहा था, खर्चा चल नहीं रहा था। तो अचानक एक दिन किसी पब्लिक टॉयलेट में उन्होंने एक पोस्टर देखा, वॉचमैन रिक्वायर्ड। तो बस एक नोएडा के टॉय फैक्ट्री में उन्होंने एज अ वॉचमैन ज्वाइन किया। वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए उन्हें 5,000 रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी माँ को बिना बताए उनकी ज्वेलरी गिरवी रख दी थी। तो खैर, उसके बाद सुबह से शाम तक वो यही काम करते थे, आने जाने वाले लोगों को सलाम ठोकना। कभी अगर धूप और गर्मी की वजह से थक जाते थे और छाँव में बैठ जाते थे, अचानक से अगर ओनर आ गए या बॉस आ गए तो उन्हें डांट भी खानी पड़ती थी। उसके बाद शाम को वो अपना थिएटर करते थे। पर उन्हें लगा कि उन्हें अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर देना है। तो उन्होंने एनएसडी को ज्वाइन किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां उन्होंने 3 साल का बकायदा कोर्स किया। उसके बाद साक्षी थिएटर ज्वाइन किया, वहां मनोज वाजपेयी जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया। फिर उन्होंने लगा कि नहीं, मुझे सीरियल्स में काम करना है तो मुझे मुंबई जाना चाहिए, वहां ट्राई करना चाहिए। फिर 2000 में वो पहुंच गए मुंबई। बस यहीं से शुरू हुआ उनके रिजेक्शन का दौर। सांवला सा चेहरा, छोटी हाइट, पतली से सिंगल बॉडी थी उनकी, तो मतलब एक हीरो जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते थे हमारे सिद्दीकी साहब। पर उन्होंने सीरियल्स में ट्राई करना स्टार्ट किया, अपनी फोटोज देते रहे, रिजेक्ट होते रहे। एक बार तो एक जगह वो ट्राई के लिए गए थे, तो उनसे पूछा गया कि क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला कि एक्टिंग करने आए हैं। तो उनसे कहा गया, अरे यार, तुमको अगर ले लिया ना तो 2 लाइट्स तो तुम्हारे फेस के लिए चाहिए। मतलब उनका कलर इतना डार्क था। पर खैर, वो इस तरह की बातों से निराश नहीं होते थे, वो कोशिश करते रहे। अब मुंबई में रहना, सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो उन्होंने अपने एनएसडी के सीनियर्स के साथ बात की और उनके यहाँ पे पनाह मांगी। तो उन्हें इस शर्त पे रहने दिया गया कि तुम हमारे लिए खाना बनाओगे। तो उन्होंने हाँ भर दी। खाना बनाने के साथ साथ उन्हें झाड़ू, पोछा और बर्तन, ये सब काम भी करना पड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस काम को करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि वो कर क्या रहे हैं। जब सीरियल्स में काम नहीं मिला तो उन्होंने सोचा फिल्मों में ट्राई करते हैं। फिल्मों में ट्राई करने के लिए बस क्या था, वो डायरेक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाने लगे। तो वहाँ एक बार एक डायरेक्टर के असिस्टेंट ने उनसे पूछा था कि क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हीरो बनने आए हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने अपनी शक्ल देखी है। पर वो निराश कभी नहीं हुए। उनको उनकी माँ की कही हुई बात हमेशा याद आ जाती थी। उनकी माँ कहती थी कि 12 साल में तो कचरे की भी जगह बदल जाती है, फिर वो तो एक इंसान है। बस ये कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें मोटिवेट करती थी स्ट्रगल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए।
तो वो बस रिजेक्ट होते रहे और कोशिश करते रहे। कई बार ऐसा होता था कि कई दिनों तक वो खाना नहीं खाते थे, कई दिनों तक खाना नहीं खाने की वजह से इतने कमज़ोर होते थे। ऑडिशन के लिए जाना है, जाने के पैसे हैं, वापस आने के पैसे ही नहीं हैं। उनको बस छोटे मोटे रोल मिलते रहे एज अ पॉकेट मार, या फिर कभी वेटर, कभी गुंडा। तो बट इससे कुछ काम बन नहीं रहा था, ना तो इनकम हो रही थी और ना ही वो वहाँ पर सरवाइव कर पा रहे थे। उनकी सबसे पहली मूवी थी सरफरोश, जिसमें उन्होंने आमिर खान से बहुत मार खाई है। उसके बाद एक मूवी है मुन्ना भाई MBBS, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो। उसमें जब उनका शॉट था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई है कि जब वो शॉट कंप्लीट हुआ तो सुनील दत्त साहब ने उनसे बोला था कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, चलो इसको कोको कोला पिलाओ। तो वो कहते हैं कि उस कोको कोला का टेस्ट इतना अच्छा था कि मैं उसे अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। तो बस इसी तरह वो स्ट्रगल करते जा रहे थे। वो एक दिन बहुत निराश हो गए, तो उनके इंडस्ट्री के एक दोस्त हैं राजपाल यादव, उन्होंने उनके स्ट्रगल टाइम में उनकी बहुत हेल्प की थी। तो उन्होंने उसी से बोला कि यार कुछ काम बन नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अब गाँव चला जाऊँ। तो राजपाल यादव ने उस टाइम पे उन्हें कहा था कि रुक जा, मेरा एक दोस्त है अनुराग कश्यप, वो एक मूवी लिख रहा है शूल, तो चल देखते हैं तेरे लिए भी कुछ बात बन जाए। तो तीनों की मीटिंग होती है एक रेलवे स्टेशन पे। अनुराग कश्यप को जब ये पता चलता है कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं वो NSD के प्रोडक्ट हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए मेरे पास कोई रोल है नहीं, आप इस मूवी में नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे नवाजुद्दीन ने बोला था कि भाई कोई भी रोल चलेगा, कुछ भी चलेगा, बहुत दिक्कत है पैसे की, मैं कुछ भी कर लूँगा। तो आपने देखा होगा वो एज अ वेटर उस मूवी में काम करते हैं और उसके लिए उन्हें 1500 रुपये दिए जाने का वादा भी किया जाता है। पर पता है दोस्तों, उस मूवी के कंप्लीट होने के बाद उस 1500 रुपये के लिए उन्होंने बहुत चक्कर लगाए थे और हर बार उनको निराशा मिलती थी। तो मतलब इतने परेशान थे कि वो बोलते थे कि चलो पैसे नहीं दे रहे हो तो खाना ही खिला दो। तो इस तरह का स्ट्रगल रहा है उनकी लाइफ में। फिर अनुराग कश्यप की ही एक मूवी थी ब्लैक फ्राइडे में उनको 2 या 3 सीन करने के लिए मिले थे। उस मूवी को देखने के बाद अनुराग ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे लेकर एज अ हीरो एक मूवी जरूर बनाऊंगा एक दिन। फिर बस वही हुआ। 2012 में अनुराग कश्यप की मूवी आई गैंग ऑफ वासेपुर। जब गैंग ऑफ वासेपुर का नाम लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताने की जरूरत पड़ेगी। क्या एक्टिंग थी हमारे सिद्दीकी साहब की, लाजवाब। बस उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद गैंग ऑफ वासेपुर 2012 में ही आई थी उनकी मूवी तलाश, न्यूयॉर्क, बजरंगी भाईजान, कहानी, द माझी द माउंटेन मैन। बस ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और आज की डेट में उनके पास इतनी मूवीज होती हैं, डायरेक्टर्स की लाइन होती है कि उन्हें मूवी रिजेक्ट करनी पड़ती है। सिद्दीकी साहब को जब कहानी मूवी के लिए ऑफर किया गया था, उनके पास कॉल गया था, तो उन्होंने बोला कि आप सीरियसली मुझे लेना चाहते हैं, मैं नवाजुद्दीन बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ सीरियसली हम आप ही को लेना चाहते हैं। और उस मूवी से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी भी है कि उस मूवी को देखने के बाद उनके बहुत सारे फ़ैन बन गए, मतलब फीमेल फ़ैन हो गए। एक फीमेल फ़ैन ने तो उन्हें यहाँ तक भी बोला कि आई लव यू, और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। पर जब नवाजुद्दीन उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। तो मतलब नवाजुद्दीन कहते हैं कि हो सकता है वो मेरे किरदार से प्यार कर बैठी थी और एक्चुअल में मेरा फेस देखकर और मुझे देखकर वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई। खैर छोड़ दीजिए, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उनकी सक्सेस के बारे में आप लोग खुद ही जानते होंगे, आज वो जिस मुकाम पर हैं। उन्होंने एक और बात अपने इंटरव्यू में कही है कि अपने आप को कभी 2 ऑप्शंस मत दो, हमेशा एक ऑप्शन रखो। जब आपके सामने एक ही ऑप्शन होता है ना, तो आप उसी के लिए संघर्ष करते हो, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, उसी के ऊपर फोकस करते हो। जब ऑप्शंस 2 हो जाते हैं तब आपको लगता है कि अगर ये नहीं मिल पाया तो हम कुछ और कर लेंगे। तो ऐसे ऑप्शंस अपने आप को मत दो। एक और बात जो उन्होंने बोली है कि अपने आप को कभी कंफर्ट जोन में मत रखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये खैर ये बात हमारे यहाँ भी सिखाई गई है। आई मीन जहाँ मैं वर्किंग हूँ वहाँ भी हमें ये बताया गया था कि कभी अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखो, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो
और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपके काम में ईमानदारी है, आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए। टाइम लगता है क्योंकि कचरे का भी दिन बदलता है 12 साल में, फिर हम तो इंसान हैं। तो इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए, इंस्पायरिंग कहानियों के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग और क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं तो ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस पर रिसर्च करूं और अगली बार मैं वो कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।